नमस्कार, कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम करता हूं। मैं विवेक। बेहद महत्वपूर्ण कक्षा चिंतन 02 और इस कक्षा में हम जिन विषयों पर बात करेंगे वो है चिंतन के कुछ और प्रकार, तर्कना किसको कहते हैं और चिंतन के महत्वपूर्ण साधन क्या क्या हैं उनकी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय को जाया किए हुए। इस कक्षा की बात करते हैं चिंतन के अन्य वर्गीकरण की। इससे पहले की कक्षा में हमने जिम्बार्डो और रुक्का वर्गीकरण देखा था। उसके बाद की कक्षा में हमने वर्गीकरण, उसी कक्षा में आगे हमने वर्गीकरण देखा था अपसारी और अभिसारी चिंतन के रूप में, जो वर्गीकरण गिलफोर्ड ने दिया है। और अब हम जिस वर्गीकरण की बात कर रहे हैं वो वर्गीकरण है एक और महत्वपूर्ण वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण के अनुसार चिंतन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, वो चिंतन जो प्रत्यक्षात्मक हो। तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन के बारे में कहते हैं कि इस चिंतन का आधार प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस चिंतन का आधार प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह पशुओं व छोटे बच्चों में पाया जाता है। पशुओं में पाया जाता है और छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। तो ये वो चिंतन है जिसका आधार प्रत्यक्ष ज्ञान है। पशुओं में पाया जाएगा, छोटे बच्चों में पाया जाएगा, इसकी बात हम कर रहे हैं यहां पर। अब देखिए एक और चीज, इस चिंतन को आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रोटी का एक टुकड़ा लेकर एक गाय को कहूं आओ 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 आओ, तो वो गाय उस रोटी के टुकड़े को देखकर क्या सोच रही है कि ये भोजन की सामग्री है, मेरे पास खाने के लिए आ रही है और मैं इसे खाना चाहती हूं। तो यहां पर ये जो चिंतन वो गाय कर रही है वो कौन सा चिंतन है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन, परसेप्चुअल थिंकिंग इसको कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस चिंतन को पशुओं में और छोटे बच्चों में देखा जा सकता है और इस चिंतन के लिए मुख्यतः ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। संवेदन प्रत्यक्षण कार्य करते हैं। यह निम्न स्तर का चिंतन है। इसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। ये निम्न स्तर का चिंतन है जिसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है और इसे मूर्त या स्थूल चिंतन भी कहते हैं। इसे मूर्त चिंतन भी कहा जाता है और इसे स्थूल चिंतन भी कहा जाता है। तो ये जिस चिंतन की हम बात कर रहे थे वो ये है, पशुओं में और छोटे बच्चों में पाया जाता है, निम्न स्तर का चिंतन है, ज्ञानेंद्रियों का इसमें प्रयोग होता है। इसे मूर्त चिंतन कहते हैं या स्थूल चिंतन कहते हैं। तो ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन है। अगर प्रश्न आए कि वो चिंतन जिसमें संवेदन प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग होता है तो वो कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रत्यक्षात्मक चिंतन। जो निम्न स्तरीय चिंतन है वो कौन सा है, आप कहेंगे प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन की हमने यहां पर बात की। प्रत्यक्षात्मक चिंतन के बाद जिस दूसरे प्रकार के चिंतन को हमें देखना है मित्रों वो है प्रत्ययात्मक चिंतन। वो परसेप्चुअल थिंकिंग था, ये कंसेप्चुअल थिंकिंग है। वो क्या थी? वो परसेप्चुअल थिंकिंग थी। ये क्या है? ये कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है। प्रत्ययात्मक चिंतन कौन सा चिंतन है? इस चिंतन में
पूर्व निर्मित संप्रत्ययों का प्रयोग होता है। पहले से कुछ संप्रत्यय, कुछ कॉन्सेप्ट अगर हमारे बने हुए हैं तो वो इसमें यूज में आते हैं। इसमें भाषा, प्रतीक, संकेत ये प्रयोग में आते हैं। इसमें भाषा, प्रतीक, संकेत आदि का प्रयोग होता है। इसे मूर्त चिंतन भी कहते हैं। इसे अमूर्त चिंतन भी कहते हैं, माफ कीजिएगा। मूर्त तो कौन सा था जो इससे पहले वाला था? अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो चिंतन था हमने देखा प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जिसके अंदर प्रत्यक्ष गतिविधियों का प्रयोग होता है, आधार प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, पशुओं और छोटे बच्चों में पाया जाता है। निम्न स्तर का चिंतन है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, मूर्त या स्थूल चिंतन भी इसको कहते हैं। वहीं प्रत्ययात्मक चिंतन वो है जिसका आधार क्या है? पहले के जो संप्रत्यय बने हुए हैं व्यक्ति के, वो है। इसमें भाषा, प्रतीक, संकेत आदि का प्रयोग होता है और इसे अमूर्त चिंतन भी कहा जाता है, यानी वो चिंतन जो अमूर्त रूप में व्यक्ति में मौजूद हो। तो मित्रों, यहां पर हमने प्रत्ययात्मक चिंतन भी देखा और यहां पर हमने प्रत्यक्षात्मक चिंतन भी देखा। दो प्रकार के चिंतन हम यहां पर देख चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रकार के चिंतन की, जिसको हम कहते हैं कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन का मतलब क्या है? कल्पनात्मक चिंतन वो है जिसका आधार व्यक्ति का प्रत्यक्ष तो बिल्कुल नहीं है, यानी वो चिंतन जो प्रत्यक्ष के अभाव में हो। मसलन मैं अभी ऐसे सोचूं कि अगर मैं ताजमहल देखने जाऊंगा तो मुझे कैसा लगेगा ताजमहल, तो इस समय ताजमहल मेरे सामने नहीं है। या एक छोटा बच्चा अगर ये चिंतन करे कि शाम को पापा आएंगे तो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, आइसक्रीम लेकर आएंगे, तो वो जिस प्रकार का चिंतन कर रहा है वो कल्पनात्मक चिंतन है। तो पहला पॉइंट यहां से हमें मिलता है कि प्रत्यक्ष के अभाव में होने वाला चिंतन प्रत्यक्ष के अभाव में होने वाला चिंतन कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। प्रत्यक्ष के अभाव में होने वाला चिंतन कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है, यानी वो चिंतन जिस चिंतन के अंदर प्रत्यक्ष अनुभव का अभाव हो। तो व्यक्ति फिर चिंतन करेगा कैसे? वह अपने पूर्व अनुभवों का कल्पनात्मक उपयोग करते हुए चिंतन करता है। पूर्व अनुभवों का कल्पनात्मक उपयोग करते हुए चिंतन करता है, तो यह है कल्पनात्मक चिंतन। प्रत्यक्ष के अभाव में जो चिंतन होता है वो कल्पनात्मक चिंतन है। और इसके अंदर जैसा कि मैंने कहा, एक छोटा बच्चा अपने, जैसे पहले उसने एक चॉकलेट ली होगी, शाम को पापा चॉकलेट लाते होंगे, तो अब वो बच्चा ये सोच रहा है कि आज भी शाम को पापा आएंगे तो चॉकलेट लेकर आएंगे। तो वो कौन सा चिंतन कर रहा है? कल्पनात्मक चिंतन। मित्रों, अंतिम जो चिंतन का प्रकार यहां पर हमारे सामने आता है वो है साथियों तार्किक चिंतन।
तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, वह चिंतन जहां व्यक्ति अपने तर्कों को क्रमबद्ध रूप में पिरोकर संजोकर चिंतन करता है। चिंतन का वह स्वरूप जहां व्यक्ति क्रमबद्ध स्वरूप में अपने तर्कों का प्रयोग करते हुए चिंतन करता है। जहां व्यक्ति क्रमबद्ध स्वरूप में अपने तर्कों का प्रयोग करते हुए चिंतन करता है, यानी वो स्वरूप चिंतन का क्या कहलाता है? तार्किक चिंतन। अब देखिए, इसको जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन कहा है। कई मनोवैज्ञानिक इसे परावर्तित या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं, क्योंकि यह चिंतन का उत्कृष्ट स्वरूप है। यह चिंतन का उत्कृष्ट स्वरूप है। तो जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन कहा है। कई मनोवैज्ञानिक इसे परावर्तित चिंतन भी कहते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे परावर्तित चिंतन का भी नाम दिया है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग। और यह चिंतन सूझ का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान करता है। इसके अंतर्गत सूझ का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान होता है। कई मनोवैज्ञानिक इसे परावर्तित चिंतन भी कहते हैं और इसके अंतर्गत सूझ का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान होता है। तो यहां हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश करी कि चिंतन के महत्वपूर्ण जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। अब आइए चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण साधनों पर नजर डालते हैं। अब हम बात करते हैं चिंतन के महत्वपूर्ण साधनों की, कि चिंतन के साधन कौन कौन से हैं। चिंतन के साधन, और चिंतन के साधन में जिन चीजों को हम पढ़ेंगे उसमें है प्रतीक या प्रतिमा या चिन्ह या पदार्थ। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे संप्रत्यय, या जिसको प्रत्यय भी कहते हैं। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे प्रतिज्ञप्ति को, और अंत में जिस खंड को हम समझेंगे वो है भाषा। तो ये चार चीजें हैं जिनको हमें जानना है अब इस खंड में। तो चिंतन के साधन में प्रथम चीज जो है जिसे हमें जानना है वो है प्रतिमा। प्रतिमा क्या होती है? तो मित्रों, एक वाक्य याद रखिए जो मॉर्गन किंग और रॉबिन्सन का कथन है, गत अनुभूतियों की विशेषताओं के पृथक्करण को प्रतिमा कहते हैं।
गत अनुभूतियों की विशेषताओं के पृथक्करण को प्रतिमा कहते हैं। चिंतन में संकेत व प्रतीक भी सहायक होते हैं। मान लीजिए, प्रतिमा का मतलब समझिए कि अब जब आप, प्रतिमा दो तरह से हो सकती है साथियों, श्रव्य प्रतिमा भी हो सकती है और दृश्य प्रतिमा भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप रोज अपनी माताजी को देखते हैं, उनसे मिलते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि अपनी माताजी के बारे में सोचिए, तो आपकी आंखों में वो छवि बन जाएगी कि वो दिखती कैसी हैं। तो ये एक प्रतिमा है जो क्यों बनी, क्योंकि आपकी जो पहले की अनुभूतियां हैं उनकी विशेषताओं का आपने क्या किया, पृथक्करण करके आपने एक प्रतिमा का निर्माण किया। या आप किसी भी चीज के बारे में सोचिए, आप इससे पहले जितनी भी बार रेलगाड़ी को आपने देखा होगा, अब मैं कहूं रेलगाड़ी के बारे में सोचो, तो रेलगाड़ी की एक प्रतिमा आपके दिमाग में बनी है। ये प्रतिमाएं हैं, ठीक है मित्रों। तो किसी भी अनुपस्थित वस्तु का प्रतिनिधित्व प्रतीक या प्रतिमा या संकेत करते हैं। संकेत, प्रतीक किसी अनुपस्थित वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह उद्दीपक है जो किसी अनुपस्थित वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये वो उद्दीपक हैं जो किसी अनुपस्थित वस्तु का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रैफिक लाइट हुई, स्कूल की घंटी हुई, ये सब। अब स्कूल की घंटी बजना ये एक तरह का संकेत है कि छुट्टी हो चुकी है, सिर्फ वो आवाज। ट्रैफिक लाइट है लाल रंग की एक लाइट, लेकिन वो संकेत क्या दे रही है कि आपको वहां पर ठहरना है। तो इस प्रकार से संकेत, प्रतिमा, चिन्ह, प्रतीक, ये सब आपके चिंतन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। दूसरा जो तथ्य हमें इससे जानना है चिंतन के बारे में, वो जिस साधन को अब समझना है हमें, वो साधन है संप्रत्यय। कि संप्रत्यय क्या होता है। दूसरा जो साधन हमें जानना है वो ये जानना है कि संप्रत्यय अपने आप में क्या होता है। तो संप्रत्यय, जैसे मैं कहूं कि इस समय ये जो पेन है इसका कलर ब्लैक है, आप इस तार को देख रहे होंगे, अगर नजर आ रहा होगा तो ये भी ब्लैक है। मेरे बालों का रंग भी काला है, आंखों की पुतलियों का रंग काला है, इस चश्मे की डंडी का कलर काला है। अब ये काले रंग अपने आप में एक दूसरे से अलग हैं। इसका जो कलर है वो इस तार का कलर नहीं है, तार का जो कलर है वो डंडे का कलर नहीं है। बावजूद इसके आप इन चारों को ब्लैक बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर का एक संप्रत्यय उसके कुछ गुणों के कारण आपके दिमाग में बना हुआ है। उसी संप्रत्यय को हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, किसी प्रतिमा के विशिष्ट गुणों को पृथक करके किसी प्रतिमा के विशिष्ट गुणों को अलग करके उसका सामान्यीकरण संप्रत्यय कहलाता है। प्रतिमा के विशिष्ट गुणों को अलग करके उसका सामान्यीकरण करना क्या कहलाता है? संप्रत्यय कहलाता है। ठीक है, और संप्रत्यय के बाद हम जानते हैं प्रतिज्ञप्ति को। इसके बाद मैं इन दोनों को एक छोटे से उदाहरण से समझाऊंगा। आप पूरी तरह से आश्वस्त होकर इस वीडियो को देखते रहिए। एक छोटा सा उदाहरण होगा, उससे ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
प्रतिज्ञप्ति। चिंतन की प्रक्रिया में चिंतन की प्रक्रिया में एक संप्रत्यय को दूसरे से जोड़ना, एक संप्रत्यय को दूसरे से जोड़ना और चिंतन की प्रक्रिया में एक संप्रत्यय को दूसरे से जोड़ना और एक प्रत्यय की विशेषता का दूसरे से संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? प्रतिज्ञप्ति कहलाता है। मान लीजिए मैं कहूं कि राजस्थान, माफ कीजिएगा, भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिस शहर में यमुना के किनारे एक बड़ी ही सुंदर सी इमारत बनी हुई है सफेद संगमरमर के पत्थर की। बताइए उसका क्या नाम है? तो आपके दिमाग में जो प्रतिमा बनी, वो प्रतिमा बनी किसकी? ताजमहल की। क्यों? क्योंकि जो तथ्य, जो वक्तव्य, जो बिंदु मैं प्रस्तुत कर रहा था, उससे क्या आपको मिला? ताजमहल के बारे में सूचनाएं मिली। लेकिन इस पूरे वाकये में मैंने कुछ बातें कही। मैंने क्या कहा? भारत का एक शहर या उत्तर प्रदेश का एक शहर, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। राज्य क्या होता है? यह संप्रत्यय आपको पता है। उसका एक शहर, शहर का मतलब क्या होता है? एक संप्रत्यय जिसके अंदर यमुना के किनारे, यमुना क्या है? एक नदी है। नदी का के एक संप्रत्यय आपके दिमाग में है और उसके किनारे एक बड़ी ही खूबसूरत इमारत। इमारत क्या होती है? एक संप्रत्यय। इमारत जो संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है, तो संगमरमर एक संप्रत्यय, पत्थर एक संप्रत्यय, और ऐसे बहुत सारे संप्रत्ययों को आपने लिंक किया प्रतिज्ञप्ति के जरिए। वो जो एक साथ लिंक हुई तो आपके सामने एक सार्थक वाक्य बना और उस सार्थक वाक्य में जो समस्या थी, उसका समस्या का समाधान किया, जो प्रश्न था उसका हल आपने दिया, जो सवाल था उसका जवाब आपने दिया, और वो आपके दिमाग में एक छवि, जब मैं कह रहा हूं कि ताजमहल, तो आपके दिमाग में ताजमहल की छवि बन रही होगी, वही प्रतिमा है। तो मेरे ख्याल से संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों क्या होते हैं। अब एक अंतिम जो खंड इसमें बचता है चिंतन के साधनों में, और वो है भाषा। कि भाषा क्या होती है, भाषा कैसे भूमिका निभाती है, भाषा क्या चिंतन के लिए उपयोगी है, भाषा क्या चिंतन के लिए उपयोगी नहीं है। तो पहली बात तो मैं यहां पे क्लियर कर दूं, कुछ विद्यार्थी ये पढ़ते हैं कि भाषा चिंतन में उपयोगी नहीं है। ये सरासर गलत है। भाषा चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा करती क्या है मित्रों? भाषा प्रतिमा और प्रत्यय के बीच, भाषा प्रतिमा और प्रत्यय के मध्य संबंध स्थापित करती है। लेकिन भाषा चिंतन में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन भाषा हमेशा चिंतन में उपस्थित रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो यह बात आपको याद रखनी है कि भाषा चिंतन की वाहक है। वाहक मतलब कैरियर है,
लेकिन कोई किसी व्यक्ति को भाषा का ज्ञान नहीं हो तो क्या वो चिंतन नहीं कर सकता? एक छोटा बच्चा अपनी माँ को देखता है, रोने लग जाता है, तो वो छोटा बच्चा चिंतन तो कर ही रहा है कि अब मुझे आपकी गोद में नहीं रहना, मुझे उसकी गोद में जाना है। तो वो रोना क्या है? एक तरह का चिंतन ही है। मतलब वो जो सोच रहा है उस वक्त इस कार्य को करने के लिए, उसको अपनी माँ के पास जाना है, वो चिंतन है, लेकिन उस समय वो भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा। तो भाषा महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के होने से चिंतन में सरलता आएगी, सुगम्यता आएगी, तारतम्य आएगा, लेकिन भाषा सदैव चिंतन में उपस्थित हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस बात को लिखिए। भाषा चिंतन में प्रतीकात्मक विकास करती है, किंतु भाषा चिंतन में सदैव उपस्थित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसा आवश्यक नहीं है। भाषा चिंतन में सदैव उपस्थित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो यहां पर हमने भाषा की बात करी, चिंतन के महत्वपूर्ण साधनों की बात की। आइए अब चिंतन के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप तर्कना की बात करते हैं। तो चिंतन के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप यानी कि तर्कना को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तर्कना क्या होती है, लॉजिकल रीजनिंग किसको कहते हैं, तो इसको लेकर मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देता हूं कि यह चिंतन का उच्चतम स्वरूप है। आपको याद हो तो पिछली वीडियो में तार्किक चिंतन की हमने बात की थी, ये वही चिंतन है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने चिंतन को क्रमबद्ध बनाता है। यानी कि व्यक्ति का जो चिंतन है उसे क्रमबद्ध बनाने की प्रक्रिया जो है, क्रमानुसार वो चिंतन जो रहे उसकी प्रक्रिया जो है वो तर्कना कहलाती है। ये चिंतन का उच्चतम स्वरूप है जहां पर व्यक्ति के सामने जो तथ्य आते हैं उन तथ्यों का वो उचित तरीके से मूल्यांकन करता है और फिर एक निर्णय पर पहुंचता है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि तर्कना के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो तर्कना का सबसे सामान्यतः स्वरूप जो होता है वो कहलाता है निगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना। व्यक्ति पहले से ज्ञात नियम, सिद्धांत आदि, पहले से ज्ञात नियम, सिद्धांत आदि के द्वारा किसी समस्या समाधान या निष्कर्ष पर पहुंचता है। समस्या समाधान या निष्कर्ष पर पहुंचता है और उसका आधार क्या होता है? पहले से ज्ञात नियम। सिंपल सा आगमनात्मक चिंतन की बात करें, ये बिल्कुल वही चीज है कि आपको पहले से पता हो 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, ये एक भी त्रिभुज के
क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब इस फार्मूले का प्रयोग करके आप समस्या का समाधान कर रहे हो, तो वहां पर आप जिस चिंतन का प्रयोग कर रहे हो वो निगमनात्मक चिंतन है, क्योंकि आपको तथ्य, आपको सूत्र, आपको निष्कर्ष, आपको नियम, आपको सिद्धांत, आपको परिकल्पना पहले से ज्ञात है। तो इसका प्रारंभ एक धारणा या परिकल्पना से होता है। ये प्रारंभ कहां से होती है? निगमनात्मक तर्कना, डिडक्टिव रीजनिंग जिसको कहते हैं, वो प्रारंभ होती है एक धारणा या परिकल्पना से, एक धारणा या परिकल्पना से। अब इसके ठीक उलट जो हमें मिलती है वो है आगमनात्मक तर्कना। आइए उसके बारे में जानते हैं। आगमनात्मक तर्कना तर्क का वह स्वरूप जहां व्यक्ति दिए गए तथ्यों में एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष पर पहुंचे। यानी यहां पर नियम पहले से व्यक्ति को ज्ञात नहीं होते। वह तो जब नियम ज्ञात नहीं होते तो व्यक्ति अपनी कल्पनाओं के प्रयोग द्वारा मानसिक प्रहसन करता है। सिंपल सी चीज है, त्रिभुज आपको दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, इन त्रिभुजों की मदद से यह पता करना है कि त्रिभुज के कोण कितने होते हैं। तो इसके तीनों कोणों का जोड़ देखा तो पता चला 180 है, इसके कोण का जोड़ भी 180, इसके कोण का जोड़ भी 180 है। तो यहां पर आपने इन तथ्यों के आधार पर एक निष्कर्ष खुद की कल्पना का प्रयोग करके निकाला कि जब इन्हीं सबके त्रिकोणों का कोण का जोड़ 180 है तो सभी कोणों का जोड़ हर त्रिकोण में सदैव 180 ही रहेगा। तो यहां पर जिस तर्कना का आपने प्रयोग किया वो तर्कना कौन सी है? वो तर्कना है मित्रों आगमनात्मक तर्कना। तीसरा जो तर्कना का स्वरूप देखने को मिलता है वो कहलाता है आलोचनात्मक तर्कना। तर्कना का वह स्वरूप क्लियर है, ये पहले ही हमने आलोचनात्मक चिंतन में देख रखा है। तर्कना का वह स्वरूप जहां किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए व्यक्ति प्राप्त तथ्यों के गुण व दोषों का मूल्यांकन करे। जैसे चुनाव से पहले जनता और समझदार जनता जो है वो अपनी सरकार या अपने प्रतिनिधि को वोट देने से पहले दोनों प्रत्याशियों के गुण दोष, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, उनकी कमियाँ, उनकी खूबियों की पूरी तरह से पड़ताल करती है, उसे परखती है, फिर यह निर्णय लेती है कि मुझे इस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, इसको नहीं। तो वहां पर वो जो जिस तर्कना का प्रयोग कर रहा है वो तर्कना कौन सी है? आलोचनात्मक तर्कना। और अंतिम तर्कना जो हमारे सामने आती है
वो कहलाती है सादृश्यवाची तर्कना, एनालोगस तर्कना। मसलन एक क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर को भारत का पेरिस क्यों कहा जाता है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आप जिस तर्कना का इस्तेमाल करोगे वो होगी सादृश्यवाची तर्कना, क्योंकि आपकी समस्या में क्या हुआ है, दो तत्व हैं, दो तथ्य हैं और दोनों को एक दूसरे से उपमा देके बात करवाई गई है। जैसे प्रश्न आ जाए कि वीर दुर्गादास राठौड़ महाराणा प्रताप की तरह शूरवीर क्यों थे, तो अब आपने उपमा का प्रयोग करना है समस्या का समाधान करने के लिए, तो यहां पर सादृश्यवाची तर्कना उपयोग में आती है। तर्कना का वह स्वरूप जहां व्यक्ति उपमाओं का प्रयोग करते हुए तर्क वितर्क करता है, जहां व्यक्ति उपमाओं का प्रयोग करते हुए तर्क वितर्क करता है। वही बात, जयपुर को भारत का पेरिस क्यों कहा जाता है। अब सवाल टीचर ने अगर बच्चों से यह पूछा और बच्चे अब जिस तर्कना का उपयोग करेंगे वो तर्कना कौन सी होगी, सादृश्यवाची तर्कना, उपमा से संबंधित तर्कना। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने जिन चीजों को देखा ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जिसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। संवेदन प्रत्यक्षीकरण सबसे निम्न स्तर का चिंतन है, इसलिए इसे स्थूल या मूर्त चिंतन भी कहते हैं, पशुओं और छोटे बच्चों में पाया जाता है। फिर प्रत्यात्मक, जिस चिंतन में पूर्व में निर्मित संप्रत्यों का प्रयोग होता है, भाषा, प्रतीक, संकेत आदि का प्रयोग होता है। फिर बात करते हैं कल्पनात्मक चिंतन की, प्रत्यक्ष के अभाव में होने वाला चिंतन। तार्किक चिंतन, जहां व्यक्ति क्रमबद्ध रूप से चिंतन करता है, जॉन डीवी विचारात्मक इस चिंतन कहते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे परावर्तित कहते हैं। सूझ का प्रयोग होता है समस्या समाधान के लिए। चिंतन के साधन में प्रतीक है, संप्रत्य है, प्रतिज्ञप्ति है और भाषा है। सबसे पहले प्रतिमा को जानते हैं। प्रतीक, प्रतिमा सारी चीजें एक में ही सम्मिलित है। गत अनुभूतियों की विशेषताओं के पृथक्करण को प्रतिमा कहते हैं। संकेत व प्रतीक भी इसमें सहायक होते हैं। संकेत और प्रतीक क्या है, वो उद्दीपक जो किसी अनुपस्थित वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट अगर आपके सामने है और वहां पर लाल बत्ती जली हुई है, तो अपने आप ये संकेत दे रही है कि रुक जाओ। रुक जाओ नाम की कोई चीज वहां पर मौजूद नहीं है, मगर वो लाल बत्ती अपने आप में ये संकेत दे रही है आपको। संप्रत्यय, प्रतिमा के विशिष्ट गुणों को अलग करके उनका सामान्यीकरण करना संप्रत्यय कहलाता है। वहीं प्रतिज्ञप्ति, दो संप्रत्ययों को जोड़ना। चिंतन में भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है, किंतु भाषा सदैव चिंतन में उपस्थित हो ऐसा जरूरी नहीं है। तर्कना चिंतन का उच्चतम स्वरूप है। सबसे पहले निगमनात्मक, जिसकी शुरुआत एक धारणा या परिकल्पना से होती है और उससे व्यक्ति ज्ञात नियमों से निष्कर्ष पर पहुंचता है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात, माफ कीजिएगा। और आगमन से के अंतर व्यक्ति के पास कोई ऐसा तथ्य होता नहीं है, तो व्यक्ति कुछ ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करता है जो पहले से पता नहीं हो। आलोचनात्मक तर्कना, तर्कना का वो स्वरूप जहां पर गुण दोषों का मूल्यांकन हो। और सादृश्यवाची तर्कना, जहां पर उपमाओं का प्रयोग हो। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।